नागपुर सुलग रहा है और सैकड़ों अनसुलझे सवाल लोगों के जहन में हैं, जैसे कि आखिर नागपुर को किसने जलाया, खाकी पर हाथ किसने डाला, किसने हिंदुओं को टारगेट किया। अब इन सभी सवालों का जवाब पुलिस के एफआईआर में मिलकर दर्ज है और पुलिस ने 36 घंटे के अंदर ही नागपुर दंगों के जो आरोपी हैं उनको ढूंढ निकाला है और सलाखों के पीछे भेज दिया है। वो आरोपी जिन्होंने नफरत की चिंगारी भड़काई, जिन्होंने सियासी रोटियां सेकने के लिए दंगों की स्क्रिप्ट लिखी, जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ उन्मादी भीड़ इकट्ठा की। नागपुर दंगों के जो आरोपी हैं उनका नाम है फहीम खान, जिसने उन्मादी भीड़ बुलाने से दंगा भड़काने तक अहम किरदार निभाया। ये सारी कहानी पुलिस के एफआईआर में दर्ज है। वो कहानी जिसे पूरे हिंदुस्तान ने दंगे की शक्ल में देखा, लेकिन पर्दे के पीछे के विलेन को अब बेनकाब करेंगे। पहले किरदार से मिलिए। नाम है फहीम खान, माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर अध्यक्ष। एफआईआर कहती है कि इसी ने हिंदुओं की नारेबाजी के बाद उन्मादी भीड़ इकट्ठी की। करीब शाम 4 बजे 400 से 500 दंगाई फहीम खान की कॉल पर इकट्ठा हो गए। त्यामुळे सीपी वेगळं बोलले, मी वेगळं, सीपी जे ब्रीफ करतात तेच इथे आपण बोलत असतो, काय फार आपण वेगळं बोलत नाही, त्यांच्याचकडनं आपल्याकडे ब्रीफिंग येतं। आणि मी पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही। त्यामुळे त्यांच्यावर ही स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई आहे। ही कारवाई करून विविक्षित वेळेमध्ये त्यांच्यावर ही सगळी कारवाई केली जाईल। पण आता नागपूर शांत आहे, नागपुर तसं शांततेकरताच प्रसिद्ध है। पुलिस बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फहीम की बुलाई भीड़ उस वक्त जो कह रही थी, जो उनके इरादे थे, उसे जानकर आप सन्न रह जाएंगे। पहले अल्लाहू अकबर और लब्बैक लब्बैक के नारे लगे, फिर भीड़ से आवाजें आने लगी कि किसी भी हिंदू को छोड़ना नहीं। इतना ही नहीं, दंगाइयों ने पुलिस को देखते ही कहा, अब पुलिस दिखाई दे रही है, इन्होंने ही सारा खेल किया है। तुम हिंदू समाज की पुलिस हो और तुमने जानबूझकर हमारे धर्म की चादर जलाने में मदद की। और भी तमाम ऐसी बातें जिनके बाद दंगा भड़क उठा। आगे जो कुछ भी हुआ उसके पीछे यही चेहरा मोहरा बना, फहीम खान। कम से कम पुलिस की एफआईआर तो यही कह रही है। औरंगजेब ने जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार किया, जिस तरह हिंदू महिलाओं की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया, जो कहानियां कहती हैं, औरंगजेब के चिन्ह कर्म पर चलते हुए, या ये कहिए उसी के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं ये जिन लोगों ने दंगा भड़काया है। एफआईआर के मुताबिक दंगाइयों ने महिला सिपाही को भी नहीं बख्शा और सिपाही से बदसलूकी की, छेड़छाड़ की, अश्लील हरकतें की गई। एफआईआर में महिला सिपाहियों की वर्दी फाड़ने का भी आरोप है। हालांकि ऐसी कोई तस्वीर हमें नहीं मिली है, ऐसा एफआईआर में कहा गया है। लेकिन साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि लेडी पुलिस को गंदी नीयत से छुआ गया। दंगाइयों ने महिला पुलिस को गाली दी है, ठीक वही पैटर्न जैसे औरंगजेब के जमाने में महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार होता था। यानी लबैक लबैक के साथ औरंगजेब का कमबैक हुआ तो दंगाइयों ने वही शर्मनाक हरकतें शुरू कर दी। सबसे शर्मनाक तो ये है कि महिला सिपाहियों पर गंदी नजर डाली गई। महिला पुलिसकर्मी थी, उनके ऊपर भी उन्होंने गलत तरीके से हाथ डालने की कोशिश की। इसका एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या पूरा मामला है जरा बताइए। नहीं, उसके बारे में एफआईआर दर्ज हुआ है और हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं और जो आरोपी है उसमें आइडेंटिफाई करके अरेस्ट की जाए। ऐसे कितनी पुलिस कर्मियों के साथ छेड़छाड़ हुई है सर? एक हमारी महिला है कर्मचारी। गैर मजहब की महिलाओं से ये सलूक औरंगजेब ने ही इन दंगाइयों को सिखाया। पैटर्न को समझने के लिए जरा देखिए। औरंगजेब युग, नागपुर पैटर्न, हिंदू महिलाओं पर अत्याचार, महिला सिपाहियों से छेड़छाड़, हिंदू महिलाओं का शोषण, महिला सिपाहियों से अश्लीलता, गंदे इशारे। यानी नागपुर की दंगा ब्रिगेड का पूरा पैटर्न औरंगजेब से मेल खाता है, क्योंकि सिर्फ महिला सिपाही नहीं, घरों में मौजूद हिंदू महिलाएं और बच्चे भी इस ब्रिगेड के निशाने पर थे। पोलिसांच्या वर्दीचा सन्मान सगळ्यांनीच केला पाहिजे, या भूमिकेचा आम्ही आहोत। ज्याने कोणी पोलिसांच्या वर्दीवर हात घातला असेल त्यांच्यावर कारवाई व्हावी। यानी औरंगजेब ब्रिगेड ने सारी सीमाएं लांघ दी। हिंदू महिलाओं पर हमला, ऑन ड्यूटी महिला सिपाहियों से छेड़छाड़, कमेंट और गलत तरीके से छूना। अब तो विपक्ष भी औरंगजेब ब्रिगेड पर कार्रवाई की मांग कर रहा है।
नागपुर हिंसा की फाइल खुली तो उसमें कश्मीर जैसा पैटर्न देखने को मिला। जैसे कभी कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, हालांकि उस पत्थरबाजी के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। अब इस पत्थरबाजी में पाकिस्तान का हाथ है या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ठीक उसी पैटर्न पर पत्थर चले। नागपुर में कश्मीर पैटर्न कैसे, इसका जवाब छिपा है पत्थरों के साइज और संख्या में। पत्थरबाजी का कश्मीर पैटर्न देखिए, यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि ये नागपुर का सीन है। जैसे कश्मीर के रिहायशी इलाके में पत्थर चल रहे हों, वही स्टाइल, वही पैटर्न, वही तरीका। सुनियोजित तरीके से उन्होंने पत्थर वगैरह अपने साथ लाए थे। टू व्हीलर पे जो फ्रूट कैरेट वगैरह जो रहते उसमें पत्थर लाए थे, थैलियों में बोरे में पत्थर लेके आए थे और बिल्कुल कश्मीर स्टाइल में पत्थरबाजी हो रही थी। ये वही गली है जहाँ की हिंसा का वीडियो सामने आया था, जिसमें भीड़ बेतहाशा पत्थर बरसा रही थी और गाड़ियाँ तोड़ रही थी। यहाँ के लोगों के मुताबिक यहाँ कश्मीर पैटर्न से पत्थरबाजी की गई। तो ये लोग इकट्ठे होने लग गए और फिर यहाँ पे एक गली में आते आते उन लोगों ने जो फोन करना चालू किया, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो काफ़ी लोग एक साथ ही गाड़ियों से ईंट पत्थर और पेट्रोल बम इस टाइप के सब जमा करके उन्होंने अपने गाड़ियों पे लेके आए इधर में, और ये गली पे पूरा पथराव किया। हर घर में उन्होंने पथराव करने की कोशिश की। पुलिस की एफआईआर में भी दंगों में इस्तेमाल हथियारों का जिक्र है। यही वजह है कि पुलिस के साथ एटीएसबी पत्थरबाजी के कश्मीर पैटर्न की जांच कर रही है, क्योंकि जिस इलाके में पथराव हुआ वहां कंस्ट्रक्शन कहीं नहीं था। फिर इतने पत्थर अचानक कहां से आए? क्या दंगे का प्लान फिक्स था और पत्थर पहले से जमा किए गए थे? क्या पथराव का कोई कश्मीर कनेक्शन है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब एटीएस तलाश रही है। एक तरफ दंगाइयों पर एक्शन, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां, और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस का डिजिटल स्ट्राइक, यानी अब सोशल मीडिया के जरिए अफवाह की आग फैलाने वालों पर भी एक्शन तेज हो गया है। पुलिस वाल्यांवर दगडफेक। नागपुर दंगे के बहुरूपीय नागों की पहचान जारी है। फहीम तो एक किरदार भर है। दंगे की आग अफवाह की जिस चिंगारी से भड़की, अब उस ब्रिगेड की बारी है। हिंसा से जुड़े पोस्ट वायरल करने वालों पर एक्शन की शुरुआत हो गई है। देवाभाऊ सरकार ने अब तक 800 सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कराया है, जबकि इन पोस्ट को वायरल करने वाले 70 हैंडल चिन्हित, जिन पर नागपुर सायबर पुलिस टीम एक्शन की तैयारी में जुटी है। औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही। त्याचं नीट आम्ही व्हेरिफिकेशन केलं, त्याला मॅग्निफाय करूनही व्हेरिफिकेशन केलं, पण जाणीवपूर्वक आयाती जाळल्या अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी मेसेजेस फिरवण्यात आले आणि त्यातून अशा प्रकारची घटना पुढची जी काही आहे ती घडलेली आहे। आणि म्हणून अशा प्रकारे जे लोक सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवतात, जाणीवपूर्वक अशा प्रकारच्या अफवा पसरवतात, त्यांनाही दोषी धरण्यात येईल आणि त्याची कारवाई झालेली आहे। काही लोकांना पकडलेलं देखील आहे। त्यामुळे या संदर्भात कुठल्याही परिस्थितीमध्ये अतिशय कडक कारवाई ही केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही। यानी नागपुर को दंगे की आग में झोंकने वाला एक एक औरंगजेब आक्रांता सलाखों के पीछे होगा। फिर चाहे वो पत्थरबाजी करने वाले हों, दंगाई हों, या फिर दंगे को हवा देने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले औरंग ब्रिगेड के डिजिटल वॉरियर हों। देवाभाऊ सरकार किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। नागपुर के बाद मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी हिंसा भड़काने की कोशिश की गई है। धर्मविशेष के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, थाने का घेराव कर दिया और धार्मिक नारे लगाने लगे। लेकिन इस वजह को भी खोजना होगा कि आखिर ये धर्मविशेष के लोग इस तरीके से सड़कों पर क्यों उतरने लगे। ये भीड़ उस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सड़कों पर उतरी, जिसमें आपत्तिजनक कंटेंट का दावा किया जा रहा है। आरोप है धर्म को लेकर टिप्पणी की गई, जिसके बाद मुस्लिम मोहल्ले में भीड़ आक्रामक हो गई। इस घटना से आक्रोशित धर्म विशेष के लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होने लगी और धार्मिक नारे भी लगाए गए। विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के साउंड से समझा जा सकता है मुस्लिम समुदाय के लोगों का गुस्सा भड़क चुका है, जिसे शांत करने के लिए तुरंत अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती हुई, तब जाकर हालात सामान्य हो पाया। उधर पुलिस के मुताबिक आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहर में शांति व्यवस्था बहाल है। एक वायरल जो पोस्ट थी जिसमें धार्मिक भावनाओं का आहत होने वाले संबंधी कंटेंट है, इस बात को लेके थाने में एक एफआईआर हुई है। एफआईआर से पहले काफ़ी बड़ी मात्रा में वर्ग विशेष के काफ़ी लोग आकर एजुटेशन कर रहे थे, उनको समझाई दी है और उसमें एफआईआर की है डिस्पर्स। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, जिसके बाद भीड़ का गुस्सा शांत हुआ। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली नगर निगम सदन में आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। नगर निगम के बजट को लेकर दोनों ही पार्टियों के पार्षदों ने आज जमकर हंगामा किया।
और दिल्ली नगर निगम सदन में बीजेपी के कई पार्षद बेंच पर चढ़ गए और आम आदमी पार्टी के खिलाफ यहां जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। अभी नहीं, अभी तो नहीं, अभी बाद में, अभी तो एडजर्न हुआ है ना। बीजेपी पार्षदों ने एमसीडी सदन में आम आदमी पार्टी को घेरा तो भला वो भी पीछे कैसे रहती। आपकी महिला पार्षदों ने भी बीजेपी पर हमला बोला और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एमसीडी सदन में बेंच पर चढ़कर बीजेपी के पार्षद हंगामा कर रहे थे तो नीचे आपकी महिला कार्यकर्ताओं की नारेबाजी चल रही थी। इस दौरान हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं ने सदन में संविधान बचाओ का पोस्टर लेकर हंगामा और नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। दोनों पार्टियों के पार्षदों के हंगामे के बीच एमसीडी के अध्यक्ष ने आप पार्षद और नेता सदन मुकेश गोयल को नगर निगम के बजट पेश करने को कहा, लेकिन बीजेपी के पार्षदों का हंगामा यहां जारी रहा, जिसकी वजह से एमसीडी सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के विवादित घर को लेकर खास प्लान तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री आवास को स्टेट गेस्ट हाउस बनाने की योजना बना रही हैं, जिससे दिल्ली की जनता के बीच ये मैसेज दिया जा सके, क्योंकि ये वही विवादित घर है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की सत्ता चली गई, जिसे भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया गया था। और ऐसे में अब रेखा गुप्ता के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी भी खामोश नजर आ रही है और इसे पिछली सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्ट्राइक भी माना जा रहा है। बीजेपी इस बंगले को महल का नाम देकर पहले ही दिल्ली की पूर्व सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगा चुकी है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी तमाम संभावनाओं को दरकिनार कर गेस्ट हाउस बनाने की योजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आलीशान महल से दूरी बनाकर इसे गेस्ट हाउस में बदलने का प्लान तैयार कर चुकी है। बीजेपी के तमाम विधायक इस बंगले को जनता के हित में उपयोग करने की बात कह रहे हैं और रेखा गुप्ता की योजना को स्वागत योग्य बता रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी भी इस फैसले का विरोध नहीं कर पा रही है। वो एक भ्रष्टाचार का प्रतीक था, एक विलासिता का प्रतीक था और पिछले मुख्यमंत्री का अहंकार का प्रतीक था। इसलिए हम वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि उसको वैलिडेट हो। जो सरकार की मर्जी है, अब तो सारा अधिकार जो है चुनी हुई सरकार के पास है, जो उनको ठीक लगे वो करें। बीजेपी का कहना है कि ये बंगला मुख्यमंत्री आवास के रूप में नहीं बनाया गया था, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने इसे अपनी निजी सुख सुविधा के लिए तैयार कराया था। बीजेपी इस तरह के भोग विलास में विश्वास नहीं करती। यही वजह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री इस तरह के आलीशान बंगलों में नहीं रहेंगी, इसे गेस्ट हाउस बना दिया जाएगा। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है और साथ ही जांच के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है, जिसे 22 मार्च यानी 3 दिनों बाद रिपोर्ट सौंपनी है और इसी रिपोर्ट से तय होगा कि जियाउर रहमान बर्क के घर योगी का बुलडोजर चलेगा या फिर नहीं। क्योंकि जियाउर रहमान बर्क अपने नाम मकान होने का कोई सबूत नहीं दे पाए, नक्शे को लेकर भी कोर्ट में वो कोई प्रमाण नहीं दे पाए। अब मामले की जांच के लिए संभल की एसडीएम ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। उसमें ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का भी प्रावधान है, तो हम फिर जैसा ही आ जाता है रिपोर्ट आने के बाद इसे विचार करेंगे कि आगे क्या निर्णय लेंगे। अपनी तरफ से कोई साक्ष्य नहीं दिया है, बस अवसर बार बार उनके जो अधिवक्ता थे वो बार बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके और डेट्स की मांग करते रहे। मैसेज साफ है, बर्क के घर बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि इतने दिन बीतने के बावजूद सांसद की तरफ से कोई सबूत नहीं पेश किए गए। ऐसे में अब जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर से बर्क के निर्माण को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वही मकान है जिसको लेकर संभल प्रशासन ने 16 दिसंबर 2024 को बर्क को नोटिस जारी किया था। साथ ही निर्माण पुराना होने का भी कोई भी साक्ष्य वो एसडीएम सदर को नहीं दे पाए हैं। इसकी जांच के लिए एसडीएम सदर ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। यानी संभल सांसद के घर बुलडोजर एक्शन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इंतजार उस रिपोर्ट का है जिसके बाद एक्शन के आदेश दिए जाएंगे। तब तक जियाउर रहमान बर्क अलग अलग तर्क देकर एक्शन से पहले सियासी रिएक्शन दे रहे हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के बाद समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता भदोही से विधायक बुलडोजर के रडार पर हैं। दावा है कि जाहिद बेग ने तालाब की जमीन पर आलीशान मकान बनवा लिया, जिसको लेकर अब नोटिस जारी कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के ये वही विधायक हैं
जिस पर नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने का बड़ा आरोप लगा है। अब जेल में बंद उसी जाहिद बेग के मकान को अवैध निर्माण करार दिया गया है। बकायदा जाहिद बेग को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है। या कुछ उनको नहीं कहना तो उसमें जैसा आदेश है तहसील स्तर पर होगा। अगर वो अवैध है और जांच पड़ताल के बाद सशट किया गया, कोई आपत्ति भी प्राप्त नहीं होती तो फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई जो है वो दृष्टिगत की जाएगी। बताया जा रहा है कि तालाब मुस्लिम बस्ती में है और इसकी कुल जमीन 1 बीघा 7 विश्वा है। आरोप है कि पूर्व की सरकार के दौरान सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से इस तालाब को धीरे धीरे पाट कर वहां पर बड़े बड़े मकान बना लिए गए और इसकी किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। इन अवैध निर्माणों में विधायक जाहिद बेग का आलीशान मकान भी शामिल है। नोटिस भेजी गई, बहुत सारे लोग इसमें उपस्थित आए हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं और इसमें 10 तारीख की अगली तिथि भी नियत है। यानी संभल सांसद जियाउर रहमान के बाद भदोही विधायक जाहिद बेग के अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। तमाम कागजी प्रक्रिया के बाद जाहिद बेग के मकान को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो में वो मंच से विवादित बयान देते हुए सुनाई दे रहे हैं। पुलिस वालों को धमकी भरे लहजे में वार्निंग देते हुए सुने जा रहे हैं। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। यूपी के बड़बोले मंत्रियों की लिस्ट में ओपी राजभर के बाद संजय निषाद ने भी विवादित अक्षरों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। वो अपने समुदाय के लोगों को मंच से संबोधित कर रहे थे और पुलिस वालों को धमकी दे रहे थे, जो अब विवादों में है। उन्होंने कहा, मैं यूपी में ऐसे ही नहीं मंत्री बन गया, 7 दारोगा के हाथ पैर तोड़ दिए, पुलिस वालों को गड्ढे में फेंकवाया, तब जाकर यहाँ तक पहुँच पाया। बताया जा रहा है कि संजय निषाद अपने समुदाय के लोगों को भरोसा दे रहे थे कि पुलिस वाले उन्हें फर्जी केस में नहीं फंसा सकते, इसके लिए उन्हें जिस हद तक जाना पड़ेगा जाएगा। इसी दौरान उन्होंने जो बयान दिया, अब उसकी काफी चर्चा हो रही है। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। संजय निषाद पुलिस वालों को धमकी दे रहे थे और वहां मौजूद लोग अपने नेता के भाषण पर ताली बजा रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। बिहार के गोपालपुर सीट से माननीय विधायक गोपाल मंडल, जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, अभी हाल ही में होली के आयोजन में वो एक महिला के गाल पर नोट चिपकाने को लेकर विवादों में घिरे थे, लेकिन अब उनकी इस हरकत पर बिहार के डीजीपी सख्त एक्शन लेने की बात कह रहे हैं। सबसे पहले तो आप नेताजी का वो वीडियो ही देखिए। होली की मस्ती में सराबोर ये माननीय नेताजी हैं, गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल। होली के माहौल में गाना हीरो वाला, लेकिन हरकतें बिल्कुल शक्ति कपूर वाली थीं। माननीय विधायक जी होली के बहाने अभद्रता करने लगे। गाने पर बेकाबू हुए विधायक जी महिला के गाल पर नोट चिपकाने लगा, जिसकी चर्चा चारों ओर हुई। ये धमाकेदार सीन ऐसा हिट हुआ कि गाल पर बवाल हो गया और अब तो बिहार के डीजीपी ने भी इसका विरोध किया है। स्टेज पर डांस हो रहा है और कोई महिला के गाल पे जाकर के नोट साट रहा है, कितनी भद्दी चीज है। और खासकर जब इस तरह के लोग हैं जो समाज में अच्छे माने जाते हैं, पब्लिक जनप्रतिनिधि माने जाते हैं और समाज के अंदर जिनका है कि ये फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चढ़ते हैं, ठेकेदार हैं और फलाना है और इस तरह का नाच करते हैं, उनको तो वहाँ पे भयंकर प्रतिरोध होना चाहिए और उनकी भविष्य में हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि फिर वो इस तरह के नर्तकियों का नाच करा सकें। बिहार के डीजीपी ने इशारों में विधायक जी की हरकतों पर निशाना साधा और सख्त संदेश दिया। जो इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो नाच खुद देख रहे हैं बुढ़ापे में, तो उनके बच्चे भी वही सब करेंगे, वो बलात्कार करेंगे। डीजीपी ने बिना नाम लिए माननीय नेताजी को क्लियर मैसेज दिया है कि इस तरह की अश्लील हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जमीन, ये आरोप लालू यादव और परिवार पर लगा है और इसी केस में कल राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव, तो आज लालू यादव से पूछताछ हुई। दरअसल लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने नौकरी देने के बदले घूस में लोगों की जमीन ली। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक लालू परिवार की कई जगहों पर जमीनें मिली हैं, जिसके बाद पूछताछ का सिलसिला और तेज हो चुका है। लेकिन चुनावी साल होने की वजह से लालू यादव का परिवार ईडी एक्शन से सियासी माहौल को गरमाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि लालू यादव जैसे ही ईडी दफ्तर पहुंचे, लालू समर्थक ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने लगे। गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लैंड फॉर जॉब केस में पूछताछ के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे थे।
वहीं आरजेडी के कार्यकर्ता लालू यादव की पेशी के विरोध में ईडी दफ्तर के पास प्रदर्शन करने लगे, जिसे वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने शांत करवाया। लैंड फॉर जॉब केस लालू के रेल मंत्री के दौरान का है। उन पर रेल मंत्री रहते 2004 से लेकर 2009 तक नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी लैंड फॉर जॉब केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को ईडी के सामने पेश हुए थे। दिल्ली में सीलमपुर के ब्रह्मपुर इलाके में बन रही अल-मतीन मस्जिद का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। यहाँ के हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पहले चुपके से आते हैं, फ्लैट खरीदते हैं और फिर घर बना लेते हैं, मस्जिद बनाते हैं और धीरे धीरे पूरे इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। दरअसल सीलमपुर के ब्रह्मपुरी गली नंबर 12 में जिस मस्जिद के निर्माण पर विवाद हुआ था और हिंदुओं ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए थे, अब उस अलमतील वेलफेयर सोसाइटी और उसके प्रेसिडेंट अब्दुल अलीम मालिक के नाम एमसीडी ने नोटिस भेजा है। ये नोटिस मस्जिद निर्माण वाली बिल्डिंग पर चस्पा किया गया है। नोटिस में ग्राउंड फ्लोर पर दीवार और पिलर को अवैध बताया गया है। इतना ही नहीं, एमसीडी ने 3 दिन में इस नोटिस का जवाब भी मांगा है और पूछा है कि अवैध निर्माण के चलते बिल्डिंग को सील क्यों नहीं कर दिया जाए। हैरानी की बात यह भी है कि मस्जिद के लिए 40 लाख की जमीन दान करने वाला जूते चप्पल की दुकान लगाता है। ऐसे में शक ये भी है कि क्या विदेशी फंडिंग से ये मस्जिद बन रही है। दरअसल साल 2020 के हिंदू विरोधी दंगों में इसी मस्जिद से गोलियां चली थी, जिसके बाद हिंदुओं का डर गहरा गया था। अब मस्जिद को गली नंबर 12 में शिव मंदिर के सामने तक बढ़ाने की कोशिश हो रही थी, जिसके बाद इस मस्जिद पर एमसीडी ने नोटिस चस्पा किया और मस्जिद निर्माण पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। हालांकि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी एक बैनर लगाया है जिसमें लिखा है कि इस मस्जिद का निर्माण कार्य अब यहां नहीं किया जा रहा है ताकि आपस में भाईचारा बना रहे। एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन हेमा मालिनी के पुरी जगन्नाथ मंदिर जाने पर अब विवाद खड़ा हो गया है। सांसद के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है और उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप भी लगा दिया गया है। अभिनेत्री और पॉलिटिशियन हेमा मालिनी के खिलाफ पुरी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश को लेकर धार्मिक भावनाएं आहत करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। श्री जगन्नाथ सेना नामक स्थानीय संगठन ने सिंहद्वार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप लगाया गया है कि हेमा मालिनी ने धार्मिक नियमों का उल्लंघन किया है पुरी जगन्नाथ से। हेमा मालिनी की कई तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आई हैं, जिसमें वो पूजा करती हुई नजर आ रही हैं। आरोप है कि एक्ट्रेस का मंदिर में प्रवेश अवैध है। श्री जगन्नाथ सेना का आरोप है कि हेमा मालिनी ने धार्मिक नियमों का उल्लंघन किया है। संगठन ने आरोप लगाए हैं कि हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र ने उनसे शादी करने के लिए इस्लाम अपना लिया था और उनकी शादी भी मुस्लिम रीति रिवाजों से हुई है। ऐसे में उनके मंदिर में प्रवेश करने से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है। श्री जगन्नाथ सेना हेमा मालिनी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। अंत भला तो सब भला और आखिरकार धैर्य और साहस की जीत हो ही गई। 9 महीने 12 दिन बाद भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर सकुशल वापसी हो गई। लेकिन अंतरिक्ष से धरती पर लौटने का ये सफर दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला था। बुधवार सुबह 3:27 पर जैसे ही सुनीता विलियम्स को लेकर ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के समंदर में उतरा, हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन अंतरिक्ष से धरती का 17 घंटे का सफर सांसें थाम देने वाला था। मंगलवार को नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर समेत 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से धरती के लिए रवाना हुए। इसके साथ ही सुनीता विलियम्स खुशी से झूमने लगी। नासा के साइंटिस्ट की इस मिशन पर पल पल की नजर थी। सभी अंतरिक्ष यात्री स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल में सवार हुए और फिर अनडॉकिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, यानी ड्रैगन कैप्सूल को आईएसएस से अलग करने का प्रोसेस। इसके बाद शुरू हुआ 17 घंटे का रोमांचक सफर, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें थीं। नासा के कंट्रोल रूम के सभी साइंटिस्ट की नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं, क्योंकि ये पल धड़कनें बढ़ा देने वाला था। और आखिरकार बुधवार की सुबह स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के समंदर में स्प्लैश डाउन हुआ। जैसे ही समंदर में सुनीता विलियम्स का कैप्सूल उतरा, हर कोई खुशी से झूमने लगा। ये पल बेहद रोमांचकारी था। 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स ने धरती पर वैसे ही कदम रखा जैसे कोई बच्चा 9 महीने मां की कोख में रहने के बाद जन्म लेता है। कैप्सूल के समंदर में उतरने के करीब 10 मिनट तक कैप्सूल का सिक्योरिटी चेक किया गया। कैप्सूल को सीधे नहीं खोला जाता है। ऐसा अंदर और बाहर के तापमान को एक लेवल पर आने के लिए भी किया जाता है। लेकिन ये इंतजार उस इंतजार के आगे कुछ भी नहीं जो 9 महीने तक सुनीता विलियम्स ने किया।
सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग नासा के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर महज 8 दिन के लिए गए थे, लेकिन बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आने के कारण वो वहीं फंस गए। लेकिन आखिरकार धैर्य की जीत हुई और सभी अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौट आए हैं। ये एक ऐतिहासिक पल है जो नासा और स्पेसएक्स की टीम की कड़ी मेहनत और समर्पण को दर्शाता है। उत्तराखंड में अवैध निर्माण के खिलाफ धामी सरकार का बुलडोजर फुल एक्शन मोड में है। ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ धामी सरकार का बुलडोजर जमकर गरजा और कई अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के बुलडोजर ने कुछ ही घंटों में 30 साल पुराने अतिक्रमण को ढहा दिया। धामी सरकार का पीला पंजा एक एक करके सभी अवैध मकानों को जमींदोज करने लगा। दरअसल रुद्रपुर रोडवेज परिसर में कर्मचारियों के लिए 1 बीघा जमीन पर आवासीय परिसर बना था, जिसमें 12 घर थे। इन सभी घरों पर अतिक्रमणकारियों ने 30 साल से अवैध कब्जा कर रखा था। परिवहन विभाग ने जब इन अतिक्रमणकारियों को परिसर छोड़ने का नोटिस दिया तो अतिक्रमणकारी नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए, लेकिन हाईकोर्ट ने भी ये मामला खारिज कर दिया, जिसके बाद 3 अतिक्रमणकारियों ने मकान खाली कर दिए। लेकिन बाकी अतिक्रमणकारी मकानों पर अवैध कब्जा जमा कर बैठे रहे। अब इन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला और कुछ ही घंटों में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। हालांकि इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने घरों से सामान निकालने के लिए कुछ समय मांगा, लेकिन अधिकारियों ने एक नहीं सुनी और सभी अवैध मकानों को मिट्टी में मिला दिया। चरखे का जब भी जिक्र आता है तो आपके जहन में क्या आता है? गांधी जी और उनका संदेश, बिल्कुल अहिंसा, शांति, सद्भाव। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी से तोहफे में मिले चरखे पर मारकाट मच गई है। सपा नेता को योगी का गिफ्ट इतना पसंद आया है कि उन्होंने महिला सभासद से इसे चोरी कर लिया। गांधी जी हमेशा अहिंसा की बात करते थे, लेकिन घोर कलयुग है ये। यहाँ गांधी के चरखे पर हिंसा की बात हो रही है। पहले ये ऑडियो सुनिए। मेंबर नहीं हो, मेंबर नहीं की तरह रहो, अपनी औकात से बाहर मत जाओ और अपना खाने कमाने पे ध्यान दो। धमकी दे रहा शख्स सपा नेता और अलीगढ़ का पूर्व नगरपालिका चेयरमैन मुस्तफा खान है, लेकिन चरखे के लिए मारकाट की धमकी दे रहा है, वो भी योगी के तोहफे को हड़पने के बाद। हिम्मत तो देखिए। मुस्तफा कमाल जी ने वो मेरे पास से मंगा लिया कि मुझे 2-4 दिन के लिए दे दीजिए, मुझे दिखाना है किसी को। मैंने दे दिया। अब मैं उनसे मांगती हूँ, 5 साल हो गए, तो वो गालियाँ देते हैं, मानती हूँ। और अब तो इतनी हद कर दी उन्होंने, इतनी अभद्र भाषा बोली, अश्लील बातें बोली और धमकी दी मुझे मारने की। यानी योगी का तोहफा अखिलेश के नेता को इतना पसंद आया कि पहले चोरी और अब सीना जोरी पर उतर आए। नेताजी सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं और औकात याद दिला रहे हैं। मेंबर नहीं हो, मेंबर नहीं की तरह रहो, अपनी औकात से बाहर मत जाओ और अपना खाने कमाने पे ध्यान दो। है ना घोर कलयुग। जो चरखा अहिंसा के संदेश में गांधी जी का शस्त्र बना और उसी चरखे पर मारकाट की बात हो रही है। खैर, ये आम तोहफा होता तो अलग बात थी। योगी से मिला गिफ्ट है। मामला मुफ्त में तो नहीं निपटने वाला। नेताजी पर कब कार्रवाई हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक दिल दहला देने वाली खबर बताने जा रहे हैं। ये एक हॉरर स्टोरी की तरह है। मुस्कान नाम था उस शख्स का और वो 7 फेरों के बंधन में बंधकर सौरभ की अर्धांगिनी बनी थी। लेकिन जब पति पत्नी के बीच में वो आ गया तो अंजाम बेहद खौफनाक हो गया। मुस्कान ने अपने पति सौरभ के 15 टुकड़े कर दिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को सीमेंट के ड्रम में भर दिया। ड्रम वाला ये मर्डर कांड सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे, लेकिन मुस्कान को ये वारदात अंजाम देने में जरा भी सिकन नहीं हुई। और ये सब कुछ हुआ है प्रेम प्रसंग के चलते। सौरभ राजपूत यूएस बेस्ड कंपनी में मर्चेंट नेवी की जॉब करता था। वो 24 फरवरी को अपनी 6 साल की बेटी का जन्मदिन मनाने भारत आया था, लेकिन सौरभ की पत्नी मुस्कान का दिल तो साहिल के लिए धड़कता था। मुस्कान और साहिल का प्रेम इतना परवान चढ़ा कि उन्होंने सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला और 4 मार्च को खौफनाक तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पहले अपने पति सौरभ को नींद की गोली दी। इसके बाद उन्होंने चाकू से उसकी हत्या कर दी। वो इतने पर ही नहीं रुके, दोनों ने मिलकर शव के 15 टुकड़े किए और उसे एक ड्रम में डाला, फिर सीमेंट से सील कर दिया। इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब सौरभ राजपूत के लापता होने की सूचना मिली। लोगों और पुलिस को गुमराह करने के लिए ये बताया गया कि सौरभ हिल स्टेशन घूमने गया है। यही नहीं, सौरभ के फोन से सोशल मीडिया पर कौसानी की वीडियो और फोटो भी अपलोड की गई। लेकिन सौरभ के परिजनों ने शक होने पर पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने जब मुस्कान और साहिल को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
तो हमें पुलिस को सूचना आ गई थी कि यहाँ पे कुछ शक है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, मर्डर की सूचना थी, हो सकता हो यहीं से लीक हुई हो सूचना, इनके घर से ही हार्टन से बदबू आ रही। मेरठ के इंदिरा नगर के रहने वाले सौरभ और मुस्कान ने 2016 में प्रेम विवाह किया था। तब मुस्कान से प्रेम के लिए सौरभ ने मर्चेंट नेवी की जॉब भी छोड़ दी थी, लेकिन आज मुस्कान के नाजायज रिश्ते की वजह से सौरभ ने दुनिया ही छोड़ दी। अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन एनकाउंटर से बदमाशों के हौसले पस्त हो गए हैं। बदमाशों पर पुलिस कहर बनकर टूट रही है। गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दिल्ली के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के शातिर बदमाशों राशिद और आफ्ताब को इल्म नहीं था कि ये दिल्ली नहीं यूपी है। यहाँ लूटपाट की कोशिश का नतीजा क्या हो सकता है। जैसे ही इन्होंने दिल्ली से यूपी में घुसकर लूटपाट की कोशिश की, सीएम योगी की पुलिस ने इन्हें लंगड़ा कर दिया। गाजियाबाद पुलिस ने इन दोनों बदमाशों के अलावा इनके साथी आमिर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस बदमाशों में ये मुठभेड़ ट्रोनिका सिटी थाना इलाके में उस वक्त हुई जब पुलिस ने दिल्ली के सोनिया विहार की तरफ से आ रहे बाइक सवार बदमाशों को चेकिंग के लिए रुकने को कहा, लेकिन रुकने की बजाय बदमाश फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगे। मुठभेड़ के दौरान राशिद और आफ्ताब नाम के 2 बदमाशों को लगी गोली और तीसरे आमिर को पुलिस ने दबोच लिया। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल और लूटे गए मोबाइल बरामद हुए हैं। इन्होंने जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायरिंग कर दी, इसमें आत्मरक्षा पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि इन्होंने मंगलवार को ही सिग्नेचर चौकी के पास लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस गिरफ्तार किए गए बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। और चलिए अब हम आपको आपदा में अवसर तलाश रहे लोगों का एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया और जब एक यात्री बस रिफाइंड से भरे टैंकर से टकरा गई, लेकिन यहां मदद करने की बजाय लोगों में तेल लूटने की होड़ मच गई और ये तस्वीरें गरीबी को भी बयान करती हैं। ये देखिए, सैकड़ों की संख्या में लोग डिब्बा और बर्तन लेकर तेल लूट रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, हर कोई मुफ्त का तेल भरने में लगा है। दरअसल बुधवार सुबह यात्रियों से भरी बस लखनऊ की तरफ आ रही थी। इस बीच फतेहाबाद के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रिफाइंड से भरे टैंकर से बस की टक्कर हो गई। हादसे में बस का अगला और ट्रक का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। एक्सप्रेसवे पर गुजर रहे राहगीरों ने आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई। शोर सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे भी, लेकिन वहां लोग टैंकर से निकल रहे तेल को ही लूटने लगे। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि लोग बोतल बाल्टी में भरकर तेल ले जा रहे हैं। अब इसे आपदा में अवसर ना कहें तो भला क्या कहें। राजस्थान के भिवाड़ी से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ मधुमक्खियों ने अचानक राहगीरों पर हमला बोल दिया और इस दौरान एक बच्ची को मधुमक्खियों ने इस कदर काटा कि वो मौके पर ही बेहोश हो गई। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें मधुमक्खियों के आतंक की गवाही है। अचानक इस तरह हमला हुआ कि लोग चादर ओढ़ने लगे, खुद को बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन मजाल है कि बचने का मौका मिल जाए। जरा आप देखिए, मधुमक्खियों के हमले के दौरान जब लोग बचकर भाग रहे थे, ठीक तभी एक बच्ची मधुमक्खियों के डंक से बेहोश हो गई और जमीन पर ही गिर गई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने हिम्मत दिखाई और दौड़कर बच्ची का यहाँ रेस्क्यू किया। तस्वीरों में दिख रहा है कि इस दौरान भी मधुमक्खियां हमला करती हैं, लेकिन सिपाही अपनी जान की फिक्र के बिना बच्ची को बचाता है। फिर उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, तब जाकर बच्ची की जान बची। मधुमक्खियों के अटैक से पूरे शहर में अफरा तफरी मची रही। घंटों बाद जब मधुमक्खियां यहाँ शांत हुई, तब जाकर लोगों ने यहाँ पर राहत की सांस ली। हम आपको एटीएम लूट का एक लाइव वीडियो दिखाने जा रहे हैं। झारखंड के हजारीबाग में कुछ बदमाश कार से आते हैं, एटीएम से कैश लूटते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। गनीमत ये रही कि उनकी ये पूरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और अब पुलिस एक्शन में। अब जरा इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए। ये हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र के बरसोत इलाके का है। काले रंग की एक एसयूवी कार आकर एटीएम के सामने लगती है। कुछ बदमाश गाड़ी से उतरते हैं, एटीएम के अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद कैश लूटकर गाड़ी में रखते हैं और फरार हो जाते हैं। हैरानी की बात यह भी है कि सामने रोड से गाड़ियां आ जा रही हैं, लेकिन कोई भी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। ये बदमाश बड़ी ही आसानी से एटीएम से कैश लूटकर फरार हो जाते हैं। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने एटीएम तोड़कर 6,15,000 रुपए लूटे। कुछ ऐसी ही घटना कोडरमा के चंदवारा में भी हुई, जहां बदमाश 9 लाख से ज्यादा कैश एटीएम से तोड़कर ले उड़े। आशंका है कि दोनों ही घटनाएं एक ही गैंग के द्वारा अंजाम दी गई हैं।
फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाशी कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में हर साल की तरह इस साल भी रंग पंचमी धूमधाम से मनाई गई। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़े रंग पंचमी के इस उत्सव में हजारों लोग शामिल हुए और एक दूसरे पर रंग डालकर अपनी खुशी का इजहार किया। और इंदौर में होली के 5वें दिन मनाए जाने वाले रंग पंचमी के उत्सव की ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें इंदौर के अलावा दूसरे शहरों में भी शामिल होने के लिए आए हजारों लोग रंग गुलाल उड़ाते दिखाई दिए। ड्रोन से भी ली गई तस्वीरों में रंग पंचमी के गैर उत्सव पर पूरा शहर रंगों में सराबोर दिखाई दिया। हर तरफ हजारों लोगों की भीड़ नाचती गाती और जश्न मनाती हुई नजर आई। इस दौरान टैंकरों से पानी की बौछार भी की गई और रंग गुलाल उड़ाया गया। ड्रोन तस्वीरों में इंदौर शहर के मुख्य चौराहे पर रंग गुलाल उड़ा लोगों का हुजूम दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे मानो एक बार फिर होली का त्योहार लौट आया हो। रंग पंचमी के करीब 3 किलोमीटर लंबे इस जुलूस में रंगों के बीच इंसानियत का ऐसा रंग देखने को मिला जिसने सारे रंगों को फीका कर दिया। रंगों की खुमारी में झूम रहे लोगों के बीच जब जिंदगी की चिंता लिए एम्बुलेंस पहुंची तो उन्होंने कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस के लिए रास्ता बना दिया और आसानी से एम्बुलेंस लोगों की भीड़ से निकलती हुई दिखाई दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी का मामला सामने आया है। यहाँ बुर्का पहनकर ज्वेलरी शॉप में पहुंची 4 महिलाओं ने इस ज्वेलर को लाखों का चूना लगा दिया और फरार हो गई। और ज्वेलरी शॉप में चोरी का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बुर्का पहने एक महिला सोने और चांदी से भरा बॉक्स बुर्के में छिपाकर दुकान से निकलती हुई दिखाई दी। दिन दहाड़े चोरी की ये वारदात अशोका गार्डन थाना इलाके में एक ज्वेलरी शॉप में हुई। वारदात का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें दिखाई दिया कि पहले 2 महिलाएं बुर्का पहनकर शॉप पर आती हैं और ज्वेलरी देखने लगती हैं और फिर चारों आभूषण देखने लगती हैं। इस दौरान 4 में से 3 महिला ज्वेलरी शॉप के मालिक को बातों में उलझाती है और चौथी बुर्का पहने हुए महिला दुकान के काउंटर पर रखा सोने चांदी से भरा बॉक्स उठाती है और उसे अपने बुर्के में छिपा लेती है। इसके बाद चारों बुर्के वाली महिलाएं ज्वेलरी शॉप से बाहर निकल जाती हैं। दुकान से चोरी का सीसीटीवी देखने के बाद ज्वेलरी शॉप के मालिक ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी महिलाओं की पहचान करने की कोशिश कर रही है।